Hello and welcome to online schooling. I am Priya Mehta and you're watching class 7th history chapter 5. इस चैप्टर में हमने कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा था, साथ ही साथ हमने बहुत से टेम्पल्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि राजराजेश्वर मंदिर के बारे में, कंदरिया महादेव टेम्पल के बारे में, और साथ ही हमने देखा था कि उस समय मंदिर, मस्जिद और हौज़ों का निर्माण क्यों किया जाता था और बाद में उन्हें नष्ट क्यों कर दिया जाता था। आज हम करने वाले हैं आगे का चैप्टर। अगर आप पिछली वीडियोस नहीं देख पाए तो पहले उन्हें देख लीजिए एंड लेट्स बिगिन फ्रॉम पेज नंबर 68। सभी मुगल सम्राटों ने अपने अपने समय में बहुत से सुंदर भवन और इमारतों का निर्माण कराया। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अकबर के समय में उन्होंने चार बाग का निर्माण कराया। साथ ही हमने ये भी देखा था कि उनके समय में जो भी वास्तुकला का जो उदाहरण देखने को मिला था वो उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली थी, उन्हीं के पूर्वज तैमूर से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और जो कुछ उन्हें अच्छा लगा उन्होंने अपने समय में उस समय जो इमारतें उन्होंने बनाई उसमें वो सब कुछ फॉलो किया, वही सब कुछ अपनाया। आज के इस वीडियो सेशन में हम खास तौर पे देखने वाले हैं कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान निर्माण कार्य किस तरह से रहा। अब देखिए, शाहजहां ने जो निर्माण कार्य कराए बहुत सारे करवाए और उनमें से खास तौर पे जो उसने निर्माण का कार्य करवाया वो दिल्ली और आगरा में कराया। इनमें से जो सबसे फेमस हुए थे दीवाने आम और दीवाने खास। अब ये दीवाने आम और दीवाने खास क्या है? ये है व्यक्तिगत और सार्वजनिक सभा के लिए जो उसने कक्ष बनाए थे। इन कक्षों की जो योजना बनाई गई थी वो बहुत सावधानी पूर्वक बनवाई गई थी, यानी कि दे हैड बीन प्लान्ड वेरी केयरफुली। और साथ ही साथ इसके साथ जो कोर्टयार्ड था, यानी विशाल एक आंगन था, उसमें ही स्थित ये जो दरबार था इसे चिहिल सुतुन या फिर 40 खंभों वाला सभा भवन भी कहते थे। 40 पिलर्ड हॉल्स, इसमें 40 पिलर्स थे। अब शाहजहां के जो भवन थे वो दिखने में ऐसे दिखते थे जैसे कि वो कोई मस्जिद हो, और साथ ही साथ खास चीज़ थी कि उनका सिंहासन जो था जिस मंच पर रखा जाता था उसे किबला कहते थे। किबला क्यों कहते थे? क्योंकि उस समय जो दरबार चला करता था उसमें जो उनकी प्रजा थी वो उस तरफ को मुँह करती थी जहाँ पर राजा का सिंहासन हुआ करता था। इससे ये भी पता चलता है कि उस समय जो राजा था वो धरती पर एक तरह से ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था उसे। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले के अंदर जो अपना नया दरबार बनाया था उसमें उन्होंने शाही दरबार और राजकीय न्याय के बीच में आपस में बहुत संबंधों में बल दिया, यानी एम्फसाइज किया रॉयल जस्टिस और इंपीरियल कोर्ट के बीच में। साथ ही उन्होंने बादशाह के जो सिंहासन था उसके पीछे पित्राधुरा। अब ये पित्राधुरा क्या है? पित्राधुरा है संगमरमर या बलुआ पत्थर पर कलर्ड स्टोन से जो नक्काशी की जाती थी, उसको हम पित्राधुरा कहते थे। तो उससे जड़ाऊ काम की एक सीरीज बनाई, यानी कि बहुत सारी पिक्चर्स एक साथ बनाई। अब उन पिक्चर्स में उन्होंने क्या दिखाया? पौराणिक एक यूनानी देवता थे जिनका नाम था ऑर्फियस। अब ये ऑर्फियस देवता जो थे वो वीणा बजाते हुए इस चित्र में दिखाई दे रहे थे। ऑर्फियस के संगीत को इतना ज़्यादा पावरफुल माना जाता था, इतना प्रभावी था उसका संगीत कि वो जो आक्रामक जानवर थे उनको ना सिर्फ शांत करता था बल्कि वो आपस में शांतिपूर्वक ढंग से फिर रहने भी लगते थे। अब उस समय जो शाहजहां ने सार्वजनिक जो भवन बनाए थे वो किस लिए बनाए थे? वो इसलिए बनाए थे कि उनसे ये सूचित करते थे वो, यानी वो लोगों को ये प्रेरणा देते थे कि राजा जब अपनी न्याय गद्दी पर बैठते हैं तो वो ऊंच नीच में किसी तरह का भेदभाव नहीं करते और सबके साथ समान व्यवहार करते हैं और सभी उस समय सद्भावना के साथ आपस में प्रेम भाव से रहते थे। जब शाहजहां का शासनकाल शुरू हुआ तो शुरू में उन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो आगरा को बनाया, और क्योंकि आगरा एक राजधानी थी तो उस समय आगरा में सिर्फ विशिष्ट लोग ही जो थे वो अपना घर बना सकते थे। विशिष्ट लोग कौन हुए? जो कि हाई क्लास पीपल थे, या तो वो राजघराने के थे या फिर देवर रिच पीपल। ओनली दे वर अलाउड टू बिल्ड देयर हाउसेस ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर, यानी कि वो जो विशिष्ट लोग थे वो अपना घर जो था वो यमुना नदी के तट पर बनवाते थे उस समय। और साथ ही साथ ये जो घर बनाते थे उसके चारों तरफ 4 बाग बनाए जाते थे। जैसे हमने 4 बागों के बारे में पढ़ा था ना, तो 4 बाग भी उनके घरों के साथ अवश्य बनाए जाते थे क्योंकि वो एक पहचान थी विशिष्ट वर्गों के घरों की। साथ ही साथ जो बाग थे जो नदी के किनारे बनाए जाते थे, यमुना के किनारे, वो नदी तट बाग के नाम से जाने जाते थे। और जो घर नदी तट बाग के साथ बनाए जाते थे वो 4 बाग की तरह उनके बीच में स्थित नहीं होते थे बल्कि नदी के तटों के पास होते थे, यानी नदी के किनारे पर होते थे और साथ ही नदी तट बाग भी होता था।
अब क्या था कि ताजमहल का तो आपको पता ही है, शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल 1631 से लेकर 1643 के बीच में, 1631 से लेकर 1643 तक। और ताजमहल जो है वो कौन सी नदी के तट पर बना है, ये तो आपको पता ही होगा, यमुना नदी के तट पर। तो जब शाहजहां ने ताजमहल बनवाया तो उन्होंने उसका जो नक्शा बनाया था वो बहुत ही भव्य और वास्तुकलात्मक ढंग से बनवाया था, यानी इट वॉज अ ब्यूटिफुल आर्किटेक्चरल वर्क। ताजमहल पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बना एक मकबरा था जो कि नदी तट के चबूतरे पर था। और इसकी खास चीज़ थी कि इसके दक्षिण की ओर यानी साउथ की ओर नदी तट बाग था, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। अब दिल्ली में शाहजहां ने एक जगह थी शाहजहानाबाद, वहाँ पर उसने एक नया शहर बनवाया और उस शहर की खास चीज़ थी कि वहाँ पर शाही महल जो बनाया वो नदी पर स्थित था। अब शाहजहां ने इस महल में जो एंट्री थी, यानी कि कौन कौन इस महल में आ सकता था, सब नहीं आ सकते थे। उसने इस महल पर सिर्फ अपने बड़े बेटे दारा शिको, जो कि उसका मतलब उसके 4 बेटे थे, तो उसमें से दारा शिको उसको सबसे प्रिय बेटा था, सिर्फ उसे ही इजाज़त थी राजा के इस नए महल में आने की। बाकी सब लोगों का जो घरों का निर्माण था वो नदी से, यमुना नदी से बहुत दूर यानी कि शहर में करवाना पड़ता था। अब ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ये है आगरा का। जब ताजमहल बनवाया गया था, आप बीच में देख सकते हैं कि यमुना नदी है और साथ में दोनों तरफ नदी के आप नदी तट जो बाग बनाए गए थे वो देख सकते हैं। और ताजमहल के साथ बनाया गया था 4 बाग। साथ ही जो दूसरा नक्शा आप देख रहे हैं वो है शाहजहानाबाद का, 1850 की ये नक्शा है। जब हमने अभी अभी देखा कि शाहजहानाबाद में क्या था, शाहजहां ने अपना नया शाही महल बनवाया था जो कि नदी के किनारे स्थित था। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, क्षेत्र व साम्राज्य। अब इसमें क्या था कि 8 से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच जो निर्माण कार्य थे वो बहुत स्पीड से हुए, यानी एक के बाद एक निर्माण कार्य लगातार चलते रहे। और इससे क्या हुआ कि जो अलग अलग क्षेत्र थे उनके आपस के बीच में विचारों का आदान प्रदान चलता रहा। न सिर्फ विचारों का बल्कि उनके आपस में वास्तुकलात्मक शैली का भी आदान प्रदान चलता रहा। अब वो कैसे कि एक क्षेत्र जो था वो दूसरे क्षेत्र की परंपराओं को भी अडॉप्ट करने लगा, अपनाने लगा। जैसे कि अगर हम विजयनगर के राजाओं की बात करें तो उन्होंने बीजापुर और गोलकोंडा जैसी जगह से अपनी गजशालाओं का वास्तुकलात्मक शैली को अडॉप्ट किया था। साथ ही साथ अगर हम देखें तो मथुरा के पास जो वृंदावन में मंदिर बने हुए थे उनका भी वास्तुकलात्मक जो शैली थी वो फतेहपुर सीकरी के मुगल जो सुल्तान उस समय थे उन्होंने अपने महलों को बनाने के लिए अडॉप्ट की, यानी अपनाई। बंगाल के जो स्थानीय शासक थे उन्होंने छप्पर की झोंपड़ी के जैसे दिखने वाली छतों का निर्माण करवाया। अब ये जो छतें थी ये मुगलों को इतनी पसंद आई कि उन्होंने कहा कि ये जो बंगला गुंबद है, बंगला गुंबद यानी बंगाल के जो शासकों ने गुंबद बनाया था, वो इतना उनको पसंद आया कि उन्होंने कहा कि अपने निर्माण कार्यों में भी हम इसी वास्तुकला को प्रयोग करेंगे। साथ ही अकबर का जो राजधानी थी यानी फतेहपुर सीकरी, उसमें भी जो इमारतें बनी थी उसमें हम गुजरात और मालवा का वास्तुकलात्मक शैलियों का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो देख सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं ख़त्म हुआ और इसी के साथ आपका चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।